आज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू बी कवरिंग ऑल द टॉपिकल पास्ट पेपर क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कल वाला लेक्चर जिनका मिस हुआ था, हमने फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी की क्वेश्चंस नहीं किए थे, हमने सिर्फ नोट्स रिवाइज किए। वाइव्स जो मदर्स ऑफ फेथफुल वाला टॉपिक है, 10 कंपेनियंस जिसमें 4 कैलिफ्स का बेसिक बेसिक आते हैं। 4 कैलिफ P2 वाला नहीं, P1 में जो कंपेनियंस है। स्क्राइब्स थोड़ा सा, इसके अलावा सन्स ऑफ होली प्रॉफिट, डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट, ये हमने थोड़े 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 सारे डिस्कस किए थे। Now, War of Independence, also known as the Indian Mutiny and Sepoy Mutiny. तो कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर पेपर में आए कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ सिपाही म्यूटिनी। ये भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही है, ठीक है। इंडियन म्यूटिनी आएगा तो ये भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही है, और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खुद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसको वॉर ऑफ मीरठ भी कहते हैं। खैर, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखो, ये भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कोई भी टर्म देखो, एग्जामिनर ने हर साल एक गन तो करना है, उसने कोई टर्म डिफरेंट यूज करनी होती है। द important landmark in the history of subcontinent, and this was the beginning of the struggle for independence after 150 years of foreign rule. खैर, तो बिफोर द वॉर ब्रिटिश का क्या एटीट्यूड था? दे कंसिडर्ड देम एजुकेशनली बैकवर्ड्स, डिडंट केयर मच फॉर द इंडियन कल्चर एंड द कस्टम्स, एंड ऑल्सो डिस्कस्ड होते थे लोकल रिलीजियस एक्ट्स से। पहली बात तो एजुकेशनली बैकवर्ड समझते थे इंडियंस को। दूसरी बात कि ज्यादा इंडियन के जो कस्टम्स और उनके कल्चर में चीजें होती जैसे सती हो गया या काउ वर्शिपिंग हो गया, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मोर दे शोड प्रेजुडिस इन ऑल मैटर्स ऑफ स्टेट, वेदर पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल, इकोनॉमिक हो, या उनकी जॉब्स भी हो, हर तरह से प्रेजुडिस होते थे, या आप कह सकते हो बायस्ड भी होते थे, ओनली ब्रिटिश को फेवर करते थे एंड ऑल ऑफ दैट। व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द वॉर? तो अगर आपके पास 4 मार्क क्वेश्चन आते सिर्फ ये कि व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ वॉर, पहली आपके पास आएगी एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जिसके अंदर आपको याद है कि हमने एनेक्सेशन ऑफ सिंध, पंजाब, मैसूर, टीपू सुल्तान को हरा के फिर रंजीत सिंह, केपीके, सॉरी केपीके कह रहा हूँ, NWFP, ये एक तो एनेक्सेशन पॉलिसी थी, ठीक है। इसके अलावा ओके, इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन एज वेल, जहां पे लॉर्ड डलहौसी क्या करता था, ये हमने भी लास्ट टाइम कवर किया EIC में भी, कि एक्सपेंशन हुई इससे ब्रिटिश एम्पायर की। कैसे हुई एक्सपेंशन? इसके होता ये था कि जो भी रूलर्स ऑफ स्टेट थे, पहली बात तो वो बेटे नहीं अडॉप्ट कर सकते। क्यों? होता पता क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। जब है एक तो हेड ऑफ स्टेट है, लेट्स से, ठीक है, जैसे आजकल की हमारी गवर्नमेंट ले ले, किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो मरेगा तो ज्यादातर ये होता था कि अब इसकी प्राइम मिनिस्टर की पावर उसके बेटे को जाएगी। ज्यादातर लोग फिर उसी को लाते थे। और यहाँ पे तो ऑटोमेटिक था ना, यहाँ तो भी वोटिंग थी ही नहीं कि यार पता है कि जी शाहजहां है तो शाहजहां की अगली पावर जो है उसके मरने के बाद औरंगजेब को जाएगी। अब जिनके बेटे नहीं होते थे, वो क्या करते थे? वो बेटे अडॉप्ट करते थे, ठीक है। जब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं था, ये क्या चालाकी होती थी कि इंडियन के जो रूलर्स होते थे, किंग्स, प्रिंसेस, ये बेटे अडॉप्ट कर लेते थे कि अब हमारा कोई बेटा तो हमारी फैमिली में ही पावर रहेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप में लॉर्ड डलहौसी ने क्या किया कि पहली बात तो अगर बाप मरेगा, ठीक है, उसका बेटा अगर नहीं है, एडॉप्शन की तो इजाजत खत्म कर दी। बेटा हो तो अपना हो, नेचुरल हेयर हो, नेचुरल हेयर कहते हैं, ठीक है, नेचुरल हेयर। ये फॉर 4 मार्क क्वेश्चन भी, इसलिए मैं इसको डिटेल बता रहा हूँ, व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर पॉलिटिकल कॉज ऑफ वॉर। अब होता ये था कि अगर उस प्रिंस का या हेड ऑफ स्टेट का नेचुरल हेयर नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी? ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब तो EIC खत्म हो गई है ना, अब क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो प्रॉपर्टी जो है, वो जो नोबल्स के पास होती थी, वो सारी कौन कॉन्फिस्केट कर लेता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस तरह से हजारों लोगों की बहुत सी प्रॉपर्टीज वो ही एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर एक और पॉइंट भी आता है, लैंग्वेजेस। याद रखें, जो लैंग्वेजेस है ना, लैंग्वेजेस, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या ये सोशल प्रॉब्लम है या ये पॉलिटिकल है। देखो, पॉलिटिकल इस लिहाज से हो सकता है कि अगर आपका कोई इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें अगर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज बदल गई है, तो याद रखो जो लैंग्वेज है ना, कि वो इंग्लिश को ला रहे थे, ये आप पॉलिटिकल में लिख सकते हो या सोशल में लिख दो, नंबर नहीं कटेंगे। अगर सोशल में लिख दोगे कोई बात नहीं, पॉलिटिकल में लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं, नंबर आपको मिल जाएंगे। कि वो अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो रिप्लेस कर चुके थे, किसको? संस्कृत को भी और पर्शियन को भी। फिर आता है व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द वॉर। अब एक पॉलिसी थी एग्रेरियन पॉलिसी। एग्रेरियन पॉलिसीज क्या होती थी? जमींदार जो थे, जमींदार को कहा गया था कि अपने लैंड का प्रूफ दो, और अगर फेल हो गए, अगर अपने लैंड का प्रूफ नहीं दिया कि ये आपकी जमीन है, तो आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी।
उसके बाद एक और इकोनॉमिक कॉज ये था कि आपने लोकल इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रक्शन कर दी थी। जो इंडिया की अपनी, ठीक है, इंडियंस की अपनी लोकल कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो इंडियन मार्केट होती थी, तो वो बहुत ज्यादा सफर किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज टुक ओवर दी लोकल इंडस्ट्रीज। तो लोकल इंडस्ट्रीज की अब इतनी क्वालिटी नहीं थी और वो काफी ज्यादा लो हो गई थी। तीसरा इकोनॉमिक रीजन इज द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली वो है कि ब्रिटिश डिड नॉट ट्रस्ट द इंडियंस, इसलिए इंडियंस को बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स, ना ही हायर पोस्ट दी गई थी, ना ही कोई रिजर्व जॉब्स थी। और बहुत से अनएम्प्लॉयड जो कि एजुकेटेड इंडियंस भी थे, पढ़े लिखे इंडियंस भी, देवर विदाउट अ जॉब। तो तीन इकोनॉमिक कॉजेस कौन से? एग्रेरियन पॉलिसी के लैंड का प्रूफ दो, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन है 7 मार्क, व्हाई डिड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस या पॉलिटिकल रीजन, तो आप सिर्फ उस पर भी फोकस कर सकते हो। रिलीजियस कॉजेस क्या थे वॉर में? प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। आपके क्रिश्चियन मिशनरीज थी, प्रीस्ट थे जो प्रीचिंग करने लग गए थे थ्रू आउट इंग्लैंड, और मिशनरीज को भेजा गया था इंडिया में पब्लिक प्लेसेस में, जो कि सपोर्ट करते थे। बाइबल जो थी, बाइबल को भी आपने स्कूल्स के सिलेबस में ऐड कर दिया था, ठीक है। बाय द वे, ये मैं दोनों लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, कल ही मैंने कर दिया था ग्रुप के ऊपर। एंटी रिलीजियस लॉज ही बहुत सारे हैं, बहुत से लॉज ऐसे थे, क्योंकि बैन सती, सती बैन करना भी आपके पास एक रिलीजियस कल्चरल कॉज में आ जाता है। मिलिट्री कॉजेज की जब हम बात करते हैं, डिसबैंडमेंट ऑफ आर्मीज ऑफ द एनेक्स स्टेट्स। ब्रिटिश ने बहुत से स्टेट्स एनेक्स कर लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और वहां पे क्या होता था कि जो 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 उन स्टेट्स की आर्मीज है ना, उनको बैन कर देते थे, उन आर्मीज को बैन कर देते थे। अब जब वो आर्मीज बैन हो गई, लेट्स से आपने सिंध कैप्चर किया, सिंध के पास एक आर्मी थी, आपने उसको बैन कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, तो बहुत से लोकल सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो ये भी एक मसला था। इसके अलावा ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान में जब घुसने लगी थी, तो हिंदू सोल्जर्स डिड नॉट वांट टू लीव। क्यों? अब मुस्लिम और हिंदूज दोनों का मसला था अफगानिस्तान में जाकर लड़ने से। क्या इशू था? हिंदूज को ये इशू था कि वो अपनी माँ भारत नहीं छोड़ना चाहते थे, कि हमने अपनी मदर इंडिया तो नहीं छोड़नी। मुस्लिम्स को क्या इशू था? वो बड़े खुश थे मदर इंडिया छोड़ के, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों के साथ नहीं लड़ सकते थे अफगानिस्तान में। दूसरा इशू आपका था ग्रीस कार्टेजेस वाला। ग्रीस कार्टेज वाला इशू आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। जो ग्रीस कार्टेज होती है, जिसको ना ऐसे मुंह से खोल के गन में लोड किया जाता है, ठीक है। अब वो जो मुंह से खोलने वाला पार्ट होता है, वो एक स्लाइड रबर सा होता है। अब वो कार्ट्रिजेस जो थी, वो पिग और काव फैट से बनती थी। अब जो पिग है वो मुस्लिम्स के लिए हराम है, जो काव है वो हिंदूज पे हराम नहीं है, लेकिन अभी को वो बहुत सेक्रेड है, ठीक है ना। उसकी गाय माता, वो तो गाय माता करते हैं, तो उनके लिए तो वो भी बहुत सेक्रेड है, ठीक है। तो इसलिए ग्रीस कार्टेज के अगेंस्ट इंडियन और मुस्लिम सिपॉइज दोनों, हिंदू और मुस्लिम सिपॉइज दोनों ने ऑपोजिशन की, मतलब ओवरऑल इंडियन सिपॉइज ने ही ऑपोजिशन की थी। एक और तीसरा मिलिट्री रीजन है कि पुअर सिपॉइटर स्टेटस। आपके जितने भी हिंदूज इंडियंस मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनको हमेशा लोअर सिपॉय की नौकरी है, हार्श एनवायरनमेंट्स में, बड़ी कम सैलरी में, ठीक है। और बहुत से तो जो गिल्टी हो जाते थे कि उन्होंने जी हल्की सी बदतमीजी कर दी है सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर के साथ, तो उनको प्रिजन में सीधा डाल के मार देते थे। सो व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट, अगर आपको आ जाता है, अब आप क्या करोगे? अब इसके अंदर तो भाई मटेरियल ही मटेरियल है। तीन पॉलिटिकल बताए हैं सर ने तो तीन इकोनॉमिक बताए हैं, तीन कल्चरल, तीन मिलिट्री, तीन रिलीजियस, कोई 15 रीजन हो गए। 7 मार्क में तो तीन लिखने थे। आप क्या करो, मेक 3 पैराग्राफ्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ आप बनाओ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का, ठीक है, जिसके अंदर आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, एग्रेरियन पॉलिसी, एनेक्सेशन, उसकी बात करो। दूसरा आप बनाओ एक सोशल, जिसमें लैंग्वेज का डालो, कल्चरल का डाल दो थोड़ा सा, उसमें कल्चर भी उसी में डाल दो, सत्ती हो गया, रिलीजियस भी उसी में डाल दो, ठीक है, जिसके अंदर आप ग्रीस कार्टेजेस वाला लिख दो। सही है, ये भी अच्छा पैराग्राफ बन गया। और जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसमें आप डाल दो मिलिट्री, कि पुअर से पॉय स्टेटस है, ये है, बड़ी मिलिट्री की जॉब्स नहीं थी, प्लस उनको प्रिजन में डाल दिया जाता था और आर्मीज बैन कर देते थे जो स्टेट्स हो जाते थे। 4 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इशू ऑफ ग्रीस कार्टेजेस। अब तो समझ आ गई, ये थोड़ी सी डिटेल लिखी है, इसको पढ़ लेना, इट्स अ गुड रीडिंग मटेरियल, ठीक है। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुआ क्या क्या था। सबसे पहले मंगल पांडे था जिसने कार्ट्रिजेस रिफ्यूज की थी, एंड ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द कमांडिंग ऑफिसर एंड वाज लेटर एग्जीक्यूटेड।
फिर मेरठ में जो सिपाही अपराइजिंग हुई थी, उन्हें भी 10 साल कैद कर दी गई। फिर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, रानी ऑफ झांसी, बैटल ऑफ कानपुर, यहाँ पे ब्रिटिश का थोड़ा सा ना जो कंट्रोल था ना वो कम हो रहा था। ये वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसमें ब्रिटिश हार रहे थे। फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल एम्परर था, ही वाज इंस्टॉल्ड एज अ रूलर, एंड इन कानपुर अपराइजिंग लेड बाय नाना साहेब कैप्चर्ड द टाउन। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, who fought to the defend Jhansi, later captured Gwalior and fought valiantly till her death as well। तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी। इधर भी 3 4 मार्क निकलते हैं। हु वॉज नाना साहेब, व्हाट वॉज द बैटल ऑफ कानपुर, हु वॉज रानी ऑफ झांसी। द सीज ऑफ दिल्ली, फिर एक सीज ऑफ दिल्ली हुआ था जहां पे ब्रिटिश फोर्सेस को भी ट्रैप किया हुआ था। फिर एंड ऑफ 1857 जब ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं कर सके थे इंडियन, तो ब्रिटिश ने दोबारा रिकैप्चर करना शुरू कर दी थी सिटीज, क्योंकि नाना साहेब को एग्जीक्यूट कर दिया, मंगल पांडे को भी कर दिया, लक्ष्मीबाई रानी ऑफ झांसी को भी मार दिया था। तो बहुत से, फिर तीतुमीर भी आया था बीच में, तो बहुत से लीडर्स मरते जा रहे थे। मार्च 1858 में एक लखनऊ भी फाइनली कैप्चर हो गया था, एंड पीस ट्रीटी was signed after the War of Independence. Describe the British attitude towards the Indians during the war. Obviously, कानपुर में तो मैसेकर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हुआ था। ठीक है, आपने बच्चे मारे, औरतें मारी। They were killed, mutilated, hanged anyone in the favor of mutiny, and considered the mutineers a good sport for hunting। वो उनको मारने लगे थे लटका लटका के जो भी ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाता था। ये बहुत एक लॉन्ग स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, ये लॉन्ग स्टोरी है अबाउट द बैटल ऑफ कानपुर। आपने थोड़ा सा याद रखना अबाउट बैटल ऑफ कानपुर, और वो भी आपको मिल जाएगा। इतना ज्यादा जो बुक में है ना बैटल ऑफ कानपुर, आपने वो लिखना है। ये एक अच्छी कहानी है क्योंकि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, विच इज द बैटल ऑफ कानपुर। तो आपके पास ये फाइल भी है, इसको पढ़ें, एक कहानी की तरह पढ़ें। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टोरी। तो ये पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या हुआ था, इतने दिन चली और ये क्या हुआ था। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। तो 4 मार्क क्वेश्चन, हु वाज रानी ऑफ झांसी? क्वीन ऑफ मराठा रूल प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी। सेल्फ डिफेंस, हॉर्समैनशिप आती थी, आर्चरी, स्वॉर्डशिप, इवन उनकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ उन्होंने एक आर्मी बना ली थी। एंड शी वाज द इम्पोर्टेंट वन हु लेड द इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857। इंडियन रिबिलियन क्या है? ये भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। म्यूटिनी, रिवॉल्ट क्या है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिपाही म्यूटिनी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। मोर ओवर इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के खिलाफ भी बहुत आवाज उठाई थी। हुआ ये था कि जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी शुरू में जो रेजिस्टेंस मिली, दैट वाज ड्यू टू रानी ऑफ झांसी एज वेल। एंड लॉर्ड डलहौसी, जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, ही ट्राइड टू टेक एडवांटेज ऑफ द मिसफॉर्चून ऑफ झांसी एज वेल। ठीक है, नाउ झांसी, रानी ऑफ झांसी हैड अ सन एज वेल हु डाइड। तो गवर्नर जनरल जिस वक्त का था उसने फायदा उठाने की कोशिश की। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द लीगल हेयर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अडॉप्ट किया हुआ था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो लैंड था, झांसी फोर्ट, वो लक्ष्मीबाई को भी लीव करना पड़ा था। दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि उनका अपना बेटा नहीं था, लेकिन शी हैड अडॉप्टेड, जो कि ब्रिटिश ने फिर नहीं माना था। ये भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं कि व्हाट रोल डिड रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई प्लेड इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि वो मेरठ वाला यहाँ वाकया लिखा हुआ है, उसके अलावा वो सरह्यू रोज के साथ वॉर है, तात्या तोपी के ऊपर है। फिर आई गेस यहाँ पे ग्वालियर कैसे कैप्चर किया था इस बारे में, तो ये भी आप ओवरऑल पढ़ लेना खुद ही। आफ्टर द वॉर, तो अगर हम बात करें व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट, क्यों रिवॉल्ट फेल हो गया था? पहली बात तो एब्सेंस ऑफ अ फुली ऑर्गेनाइज्ड प्लान एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फ्रीडम फाइटर्स। मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप ये देखो, अगर ये सारे एक साथ मिल जाते, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, सब अपनी फोर्सेस अगर ज्वाइन करते अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो हम जीत जाते। तब तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीत जाते और आपको 150 साल जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आपको इतना कितने 120 साल बाद इंडिपेंडेंस मिली है। क्यों? कोऑर्डिनेशन नहीं थी। फ्रीडम फाइटर्स कौन होते हैं? मंगल पांडे, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपी, तीतू मीर आ गया, थोड़ा सा टीपू सुल्तान भी था लेकिन मर गया था जल्दी। लेकिन अगर ये सारे, ये डिफरेंट ग्रुप्स थे ना अपने अपने एरिया में, प्रिंसली स्टेट्स में, और वो डिवाइडेड है। मोर ओवर ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे, ये तो आप सबको एक रीजन पता है, दैट दे वर मोर स्ट्रॉन्गर, न्यूमेरिकली इंफीरियर, बट वर सुपीरियर टू द आर्मीज। मतलब आप ये वर्ड देखो, न्यूमेरिकली इंफीरियर, के इंडियंस से कम ही थे यार। ऑब्वियसली इंडियंस तो बहुत ज्यादा थे। आप आए हुए हो, इंडियंस आपकी तरफ नहीं आए, ब्रिटिश यहाँ आया हो, तो क्या ब्रिटिश पूरा इंग्लैंड उठ के यहाँ आ गया था? नहीं।
आप ये सोचो कि ब्रिटिश कितने कम थे। दे वर ओनली 3% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन, सोचो। और उस 3% ने अकेले पूरी 90% इंडियंस को हरा दिया। लेकिन क्यों? बिकॉज दे वर सुपीरियर एज वेल। सुपीरियर तो थे ना, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, डिसिप्लिन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, कम्युनिकेशन, ट्रेन्स, वो सारा कुछ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था। मोर ओवर देयर वर वेरी लिटिल यूनिटी एंड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म नहीं था आपके अंदर, प्रोविंशियलिज्म था। प्रोविंसेस बताने हैं, यार अपना इलाका बचाना है, यार अपना प्रिंसली स्टेट बचा लेते, अपने स्टेट के लोग हैं, ये स्टेट है वो स्टेट है, स्टेट 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 करते करते आपके लीडर्स के अंदर जब नेशनलिज्म नहीं आएगा कि हमने इंडिया के लिए, हमने भारत के लिए लड़ना, तो वो नहीं हो सका था। एंड मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस एंड बिग लैंडलॉर्ड्स कुड नेवर यूनाइट ऑन अ सिंगल पॉइंट। इसके अलावा बहुत से जो प्रोमिनेंट स्टेट्स जो कि कैप्चर हो चुके थे, हैदराबाद, ग्वालियर और नेपाल, फिर वो ब्रिटिश के साथ ही हुए थे। तो जो आपका मुगल किंग था जो आखिरी, वो भी इतना ओल्ड और वीक था। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपका लास्ट मुगल किंग वॉज द वीकेस्ट ऑफ ऑल। एंड ऑब्वियसली वो भी ब्रिटिश की तरफ, ऑब्वियसली उसको एग्जाइल कर दिया गया था। ओके, व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फेल? व्हाई डिड द इंडियंस नॉट अचीव इंडिपेंडेंस इन 1857? ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, मेरे ख्याल से बहुत दफा आ चुके हैं, ठीक है। क्यों? पहला पॉइंट तो सबसे पहले इधर से नंबर लो, लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। There was a lack of unity and common cause amongst the Indian population, and it was general uprising without any proper planning in advance. There was no proper leadership, although the Mughal emperor were considered important. Due to this, the rebellion was haphazard and disjointed, leading to its demise. Moreover, treachery. ट्रेचरी क्यों? क्योंकि पंजाब और कश्मीर बहुत अनइंटरेस्टेड थे कि इस रिबिलियन में आप मदद कर सको। क्यों? क्योंकि बकायदा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटिश की मदद कर दी, इन्होंने ब्रिटिश को सप्लाईज भेज, तो ये तो सीधा सीधा धोखा था, ठीक है। इसके अलावा जो महाराजा ने ब्रिटिश की मदद कर दी थी। मोर ओवर तीसरा रीजन तो आपको पता है कि क्या है, ब्रिटिश स्किल्स इन वॉरफेयर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, रेडियो कम्युनिकेशन, मिलिट्री इक्विपमेंट, डिसिप्लिन, टैंक्स, वेपनरी, मशीन्स, ये सारा कुछ जो मॉडर्न फाइटिंग टेक्निक्स थी, वो सब किनके पास थी? ब्रिटिश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियंस आफ्टर द वॉर। कि जब वॉर अब खत्म हो गई थी, अब ब्रिटिश का क्या एटीट्यूड है इंडियंस के साथ? पहली बात तो इंडियंस के अंदर आपको मैं दो चीजें बताता हूँ, क्योंकि ये सर सैयद अहमद खान से पहले पढ़ने से बहुत जरूरी है। इंडियंस के अंदर आते हैं दो लोग, कौन है मेन? एक हिंदूज है, एक मुस्लिम है। उस वक्त तो खैर 5 ग्रुप्स है, लेकिन अभी हम दो की बात करें, ठीक है, मेजर वन, हिंदूज और मुस्लिम। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ज्यादा किसको ब्लेम किया गया? मुस्लिम्स को। मुस्लिम्स को ज्यादा ब्लेम किया गया था। क्यों? क्योंकि एक तो पहले वो माइनॉरिटी थे, माइनॉरिटी थे, एजुकेटेड भी नहीं थे, ठीक है। क्योंकि देखो इंडियंस में तो ये दोनों आते हैं, लेकिन वाई मुस्लिम्स? वाई मुस्लिम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अनएजुकेटेड थे मुस्लिम्स, माइनॉरिटी भी थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी। इंडियन के कुछ कुछ 1% भी जो इंडियंस थे ना, वो हिंदूज थे जो ऑफिसर्स थे। मुस्लिम्स तो नहीं थे ना, और इंडियंस ओवरऑल भी नहीं थे हिंदूज के पास भी, लेकिन कुछ ऐसे हिंदूज थे जिनको ऑफिसर्स की पोस्ट दी हुई थी। Although believed that they might have initiated the war through religious and economic provocations and made promises in the proclamation of 1858 as well, but considered India a jewel in their hat to deal with the Indians on a harsh rule. Mass executions, जो mutinied sepoys, court martialing भी हुई थी और imprisonment भी की गई थी after the war. Muslims were exceptionally treated with hatred and disgust. जहां जहां रिवॉल्ट हुआ था, उन एरियाज के अंदर जो आपके वो आर्मी थी वो ज्यादा कर दी गई थी। एंड मोर ओवर अब तो बिल्कुल जीरो रिप्रेजेंटेशन कर दी थी इन द पॉलिटिकल अरीना। लेकिन अगर हम बात करें व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आगे इस मेरे नोट्स के अंदर एक बड़ा मजे का एक क्वेश्चन आने वाला है, 14 मार्क का, जो मैं आप लोगों को एज अ चैलेंज दूंगा कि एक दफा आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं उसका आंसर भी भेज दूंगा। What was the impact of War of Independence? पहली बात तो बहादुर शाह जफर, the last Mughal emperor exiled by the British to Rangoon in Burma in Mughal rule, Muslim rule was ended from India forever. Number two, War of Independence also put an end to the rule of British East India Company and the Crown rule was established. British held Muslim responsible for the rising because they were the chief fighters and the Muslims of India
wanted to restore Muslim rule in India. On the other hand, हिंदू की ऐसी कोई डिजायर नहीं थे, बल्कि हिंदू ज्वाइंट हैंड विद द ब्रिटिश और मुस्लिम्स के साथ बदला लेने लग गए. Soon after the War of Independence, the British government also realized that some of their earliest policies were wrong. For example, doctrine of lapse. इसलिए उन्होंने ये वाली पॉलिसी फिर फाइनली प्रोक्लेमेशन, क्वींस प्रोक्लेमेशन जिसको कहते हैं 1858 में बदल दी थी. दिस इज व्हाट क्वीन प्रोक्लेमेशन, जिसके अंदर वो क्वीन एलिजाबेथ ने रूल ले लिया था, उसने ये निकाली थी. हाउ डिड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल अकर आफ्टर द वॉर? पहली बात तो ईआईसी अबॉलिश थी. गवर्नर जनरल वायसराय कलकत्ता के हेड ऑफिस में अपॉइंट कर दिया गया था. एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो गवर्नर जनरल के अंडर आती थी, जो वायसराय था. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड. ब्रिटिश कैबिनेट बनी थी 15 मैन की, एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट एज अ ड्राइविंग फोर्स. इंडियन सिविल सर्विस के अंदर 1000 लोग थे. बहादुर शाह जफर वाज पुट ऑन ट्रायल एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. Queen Victoria was made the Empress of India. Lord Lytton ended import duties and had a wider prospect of earning through the monopoly of trade. क्या बहुत ट्रेड बढ़ाना, उन्होंने ड्यूटीज खत्म कर दी. Military rules were refurbished in which ratio of Indian soldiers was reduced to 1:5. क्यों? क्योंकि पहले 1:2 थी. आधे हिंदूज, नहीं सॉरी, आधे इंडियंस आधे ब्रिटिश. अब क्या है? 5 गुना ब्रिटिश, 1 गुना, मतलब 100 में से 20 इंडियंस होंगे, 100 में से बल्कि कुछ 15 इंडियंस होंगे, बाकी ब्रिटिश होंगे. क्यों? ताकि आने वाले वक्तों में दोबारा कोई ऐसी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना शुरू हो जाए. क्योंकि शुरू की किसने थी? आम आवाम ने नहीं, सोल्जर्स ने. सिपाही क्या होता है? सिपाहीज बिल्कुल जो लोअर रैंक के सोल्जर्स होते हैं. तो इसलिए उन्होंने आर्मी को बहुत रिड्यूस कर दिया रेशो, ताकि आइंदा वाले दिनों में दोबारा ब्रिटिश को इतनी बड़ी वॉर का सामना ना करना पड़े. अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैं स्टार पहले भी लगाया हुआ है. व्हाई वर द मुस्लिम्स ट्रीटेड बैडली आफ्टर द वॉर? और ये सर सैयद अहमद खान के अंदर भी हम फिर कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्यों अब इतना इंपॉर्टेंट था कि मुस्लिम्स और ब्रिटिश के रिलेशंस अच्छे किए जाए. पहली रीजन क्या है कि मुस्लिम्स क्यों हेट किए गए? Due to the collapse of the Muslim Mughal Empire. Call it unlucky, but since the British had just disintegrated a Muslim rule with the banishment of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, all of the blame fell into the Muslims' court, whereby they were treated harshly. ब्रिटिश ने क्या सोचा कि यार ये जो पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, इसको लीड इनका बादशाह कर रहा था, जो था बहादुर शाह जफर, और वो मुस्लिम बादशाह था. उन्हें ये लगा कि लीडर मेन ये है, तो ये सारे की प्लेयर्स थे और उनको लगे कि मुस्लिम्स ही की प्लेयर्स थे इस पूरी इंडियन म्यूटिनी के अंदर, हिंदू से भी ज्यादा. सेकेंड रीजन ये था, ड्यू टू हिंदू प्रोपागेंडा म्यूटिनी, द हिंदूज आल्सो हैड अ लार्ज हैंड at putting the charge on the Muslims, claiming that they were the main participants of the Indian mutiny. Hindus ने भी इल्जाम डालना शुरू कर दिए थे मुस्लिम्स के ऊपर, and the smart act on their behalf led to the British punishments for the war of landing on the Muslims, who further quieted down for seeking innocence either through local extremism और कांग्रेस लीडरशिप. बहुत से जो ऑफिसर्स थे उन्हें डर के मारे फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करनी शुरू कर दी इंडिया की एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि अब मुस्लिम्स मजीद दब गए थे. रिटेलिएशन टुवर्ड्स एनीवन नॉट फेवरिंग ब्रिटिश एडवांस. बहुत से जो आपके पास फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर आल्सो मेनली मुस्लिम्स, क्योंकि आपके मुस्लिम्स ही सबसे ज्यादा वो जो दारुल हर्ब और हराम और उसके अगेंस्ट इतना बोलते थे कि ज्यादातर ब्रिटिश ने जो इल्जाम डाला वो किस पर डाला? मुस्लिम्स के ऊपर, कि इन्हीं को इस्लामिक लीडर्स हैं. यही इस्लामिक लीडर्स को बहुत मसला था वेस्टर्न एजुकेशन पे, इन्हीं को बहुत मसला था हलाल के हराम के, इन्हीं को बड़ा मसला था मुस्लिम्स को कि यार ये दारुल हर्ब में नहीं है, वो है. उन्होंने कहा मुस्लिम्स के इतने मसले हैं हमसे, इन्हें नहीं की है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब खैर वॉर खत्म हो गई. व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 एंड व्हाट वाज द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858? बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल आसपास आए थे, याद रखना. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट क्या है? इट वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. इट वाज पास्ड, किधर लिखा है? हाँ, ब्रिटिश क्राउन था कि अब जो सारे फंक्शन ब्रिटिश क्राउन को चेंजेंगे. लॉर्ड पाल्मरस्टन है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके है. जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, शी विल बी द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. ये इसके अंदर बस अनाउंस हुआ था और सारी लिक्विडेट हो गई थी ईआईसी. ईआईसी खत्म और आपने इसके अंदर वो वाले पॉइंट्स डाल देने, ये वाले इंडियन एक्ट के अंदर. क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या आती है? एक इलाहाबाद हुआ था. ठीक है. रॉयल दरबार वाज हेल्ड एट इलाहाबाद. अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड बाय क्वीन विक्टोरिया and it was read at दरबार by लॉर्ड कैनिंग.
who was the last Governor General and the first Viceroy of India. The important features of the Queen Proclamation were the following. The Act laid down the henceforth India shall be governed by and in the name of Queen. It abolished the Board of Control, Court of Director और अब एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट कर दी थी। साथ एक काउंसिल ऑफ इंडिया होगा, एक कैबिनेट होगी 15 मेंबर्स की, और ब्रिटिश को ये एनेक्सेशन स्टॉप कर देनी चाहिए। ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने लिखने हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन में कि अब क्वीन रूल करेगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ जाएगा, इंडियन काउंसिल बनेगा, कैबिनेट बनेगी 15 लोगों की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म किया जाएगा, एनेक्सेशन खत्म की जाएगी। A general amnesty was granted to the rebels except those who were directly involved in the killing of the British subjects. The office of Governor General was changed to Viceroy of India. अब Viceroy का नाम दिया जाता था, Governor General का नहीं। What were the vernacular acts? ये मेरे ख्याल से बुक में भी है। Vernacular acts 3 किस्म के आए थे आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक था वर्नेक्युलर आर्म्स एक्ट, दूसरा था वर्नेक्युलर ड्रामा एक्ट, और तीसरा था वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट। अगर आपके पास क्वेश्चन व्हाट वाज द वर्नेक्युलर एक्ट, आपने तीनों लिखना एक एक लाइन में। वर्नेक्युलर आर्म्स, अब ये आए क्यों थे? 4 नंबर का सवाल। पहला मार्क आपको मिलेगा, द ब्रिटिश वर वेरी of controlling the Indians and their growing resentment against the British government. So in order to control them, some acts were passed called the vernacular acts. 3 किस्म के थे। वर्नेक्युलर आर्म्स एक्ट ये कहता था कि कोई भी इंडियन अब अलाउ नहीं होगा टू कैरी ए आर्म या वेपन विदाउट अ लाइसेंस। ठीक है, इवन नहीं, बल्कि इवन अगर उसके पास लाइसेंस हो या ना हो, उसने अब कोई वेपन कैरी करना ही नहीं है। मोर ओवर, फिर वर्नेकुलर ड्रामा एक्ट ने क्या कहा था कि कोई भी ऐसे ड्रामाज नहीं बनेंगे जो कि एंटी ब्रिटिश हो। और वर्नेकुलर प्रेस क्या था कि जो जितने भी एडिटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो अब सिर्फ फेवरिंग ऑफ ब्रिटिश वाली चीजें पब्लिश करेंगे। जो न्यूज़पेपर है, मीडिया है, खबरें हैं, दे शुड ऑल बी इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश ओनली। Why did the British rule prove unpopular with the Indians after India came under its control post-war? अब क्यों इंडिया इतना खिलाफ हो गया था ब्रिटिश के वॉर के बाद भी? नंबर 1, आपने इंडियंस को बिल्कुल पॉलिटिक्स से हटा दिया। ठीक है, इंडियन ऑफिसर जो था वो सिर्फ एक इंडियन काउंसिल सर्विसेज का वो बन सकता है, ना कि फॉरेन रूल है, ना कि स्टेट अफेयर्स है। नो फॉरेन रूल, नो स्टेट अफेयर्स, नो गवर्नमेंट रूल, सिर्फ सिविल सर्विसेज के अंदर आप आ सकते हो। उसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब आपने जब पूरी ड्रेन कर दी वेल्थ, आपके लॉर्ड लाइटन ने इंपोर्ट ड्यूटीज ही खत्म कर दी। आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज जो पड़ती थी, टैक्स वगैरह, उसी से तो इंडियंस की इंडस्ट्री चलती थी। आपके पास पैसा है भाई, इंडियंस के पास तो पैसा नहीं है ना। आपने तो अपने लिए इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी कि आपको टैक्स नहीं लेना बाहर के मुल्कों से। भाई जिन इंडियंस को मिल रहा था उनको तो चाहिए ना अपनी इंडस्ट्री चलाने, क्योंकि उनके उनके पास इतना आप जितना पैसा नहीं है। ब्रिटिश के गुड्स जो थे वो सस्ते बनने लग गए, इतने सस्ते और इतने बल्क में। ये नहीं कि उनके पास पैसा बहुत था, उन्होंने इतनी अमाउंट्स में बनाना शुरू किया बल्क में। जब भी कोई चीज बनती है वो सस्ती बनती है, तो वो ऑब्वियसली सस्ती चीज तो लोकल इंडियंस बेच रहे थे, तो उनकी क्वालिटी भी गिर गई, वो ज्यादा बेच भी सके क्योंकि ब्रिटिश उनके लेवल पे बल्क बनाने लग गए थे। नंबर 3, वर्नेक्युलर एक्ट्स की वजह से आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच बैन कर दिया। आर्म्स एक्ट के थ्रू, ड्रामा एक्ट के थ्रू, प्रेस एक्ट के थ्रू आपने वर्नेक्युलर एक्ट्स जो तीन तीन लॉन्च कर दिए हैं, 3 वर्नेक्युलर एक्ट्स, उसकी वजह से ब्रिटिश बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए थे। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि आई एक्सपेक्ट के साल आ सकता है वो ये है कि देखो हर साल रीजंस फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आते हैं, फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी आता है। कभी किसी ने सोचा कि किसी साल ऐसा सवाल भी है, बहुत ज्यादा चांस है कि अफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे सवाल है? आई थिंक सो क्या आएगा, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज अरोज आफ्टर द वॉर। Nagapol Mitra was an Indian playwright, poet, essayist, and patriot, and also one of the founding fathers of Hindu nationalism. He founded the Hindu Mela and the institution behind the genesis of Hindu nationalism. बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप भी थे जो कि नेशनलिज्म प्रमोट करने लगे थे, जैसे कि सर्वाजनक सभा, ये भी फॉर्म हुआ। फिर रजनारायण बोस, उसने प्रोस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी प्रमोट किया जो कि बंगाल के लोगों में एक नेशनलिस्ट फीलिंग जगाता था। फिर तिलक आ गया। तिलक भी एक नेशनलिस्ट था जिसने होम रूल लीग शुरू किया था एनी बेसेंट के साथ, विच बिकेम अ पॉपुलर ड्राइविंग फोर्स अंटिल उसको भी जेल में डाल दिया गया था। अब आ गए आपके पास 14 मार्क क्वेश्चंस। कौन कौन से हैं जी? पहला देखते हैं, हाईलाइटर खोल लें। द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल रिफॉर्म सच एज एजुकेशन बाय द ब्रिटिश कॉज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। डू यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये वाला करेगा मूसा।
ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? वॉज द ग्रीस, एक सेकंड, दूसरा कलर यूज करने तो सबको मिलेगा लगे। वॉज द ग्रीस कार्ट्रिज इंसिडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857? एक्सप्लेन योर आंसर। ये मिलेगा जैनब को। ठीक है। फिर क्या है? Was the introduction of the doctrine of lapse in 1852 the most important reason for the War of Independence in 1857? Explain your answer. ये किसको देते हैं? ये ओरिया को दे देते हैं। ठीक हो गया। रिलीजियस फैक्टर्स, हाँ कलर चेंज कर देते हैं। ओके। Religious factors were the more important than any other in causing the War of Independence of 1857 to 1858. Do you agree? Give reasons for your answer. ये फातिमा, एग्जैक्ट चार हो गए। ठीक है। सब मुझे एक दफा रिप्लाई करके बता दें चैट बॉक्स के अंदर, समझ आ गई किसका कौन सा सवाल है? लिख लें अपने पास, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, क्विक।